डियर नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर है एवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, नीट स्कॉलर्स के लिए मैंने अपने वीडियो चैनल पर क्लास 11 और क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है। आप उन अंडरलाइंस को याद कर लें, उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 7 एवोल्यूशन को ओरल डिस्कस करूँगा। ओरल डिस्कस इसलिए करना हूँ कि आप अगर इस वीडियो को सुनेंगे 3 या 4 बार तो ये आपको याद हो जाएगी। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं इसको डिस्कस करता हूँ, आप नोट भी करें। यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई? हाँ, आप बताएं, यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई? यूनिवर्स की ओरिजिन 20 बिलियन ईयर्स पहले हुई। यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यूनिवर्स की ओरिजिन आज से 20 बिलियन 20 बिलियन ईयर्स पहले हुई। 20 बिलियन ईयर्स पहले हुई। यूनिवर्स कैसे बना है, इसको बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है। बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। यूनिवर्स कब बना था? 20 बिलियन ईयर्स पहले बना था। 20 बिलियन ईयर्स पहले बना था। अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई। अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग था। सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती थी जो कि वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती थी। अल्ट्रावायलेट रेज ने वाटर को, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइंड होकर वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और दूसरे कंपाउंड भी बनाए। जब ओजोन लेयर बनी तब एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ओजोन लेयर बनने पर एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हुआ। इस अर्थ पर लाइफ की शुरुआत अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद हुई। अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ की शुरुआत हुई। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इस अर्थ पर लाइफ, जीवन की शुरुआत 4 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। लाइफ कैसे उत्पन्न हुई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अनेक थ्योरी हैं, जिसमें से एक थ्योरी है पेनिस्पर्मिया।
नोट करें, पैनस्पर्मियम, इस थ्योरी के अनुसार अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन अन्य प्लैनेट से आए स्पोर के द्वारा हुई। थ्योरी पैनस्पर्मिया के अकॉर्डिंग इस अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन अन्य प्लैनेट से आए स्पोर के द्वारा हुई, लेकिन ये थ्योरी मान्य नहीं है, ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई। क्यों? क्योंकि दूसरे प्लैनेट पर लाइफ कैसे उत्पन्न हुई, इसलिए ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक ही बात है, एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एरिस्टोटल ने इसको एक्सप्लेन किया था, मतलब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस किसने दी है? एरिस्टोटल ने दी। एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल का विचार ये था कि जब नील नदी की कीचड़ पर सनलाइट पड़ती है तो नील नदी की कीचड़ से फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश आदि पैदा हो जाती हैं, और इसको सपोर्ट किया था वैन हेल्मोंट ने। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक ही बात है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं की गई। इसको लुईस पास्चर ने रिजेक्ट कर दिया। लुईस पास्चर ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को रॉन्ग साबित किया, रॉन्ग कि ये गलत है, असत्य है। इसके बाद थ्योरी आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, मतलब लाइफ की ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होती है। लाइफ हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि लाइफ हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स से ये प्रूफ कर दिया था कि लाइफ की ओरिजिन लाइफ से ही होती है, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो कहाँ से आई, ये थ्योरी भी इसलिए एक्सेप्ट नहीं की गई। हालांकि इसे रेडी ने भी सपोर्ट किया था। तो लुईस पास्चर और रेडी ने दोनों ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया। इसके बाद आती है केमिकल इवोल्यूशन, मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी को ऑपरिन और हेल्डेन ने प्रपोज किया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ऑपरिन और हेल्डेन ने मॉडर्न थ्योरी प्रपोज की थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनके अकॉर्डिंग लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने बताया कि अर्थ पर पहले से ही जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनसे लाइफ की ओरिजिन हुई। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से हैं? तो उसके अंतर्गत आते हैं आरएनए और प्रोटीन। मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूड द आरएनए एंड प्रोटीन। मतलब ऑपरिन का कहना ये था कि अर्थ पर पहले से ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे आरएनए, प्रोटीन, ये सब थे, इन्हीं से लाइफ की ओरिजिन हुई है। ऑपरिन की थ्योरी को प्रूफ किया था मिलर ने प्रूफ किया था। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑपरिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की कंडीशन को डेवलप किया था। पेज नंबर 128 पर मिलर का एक्सपेरिमेंट देखें और ऑपरिन की थ्योरी को उससे कंपेयर करें। तो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में फ्लास्क जिसमें वाटर को बॉयल किया जा रहा था उसको कंपेयर किया था प्रिमिटिव ओशन से, और इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर को कंपेयर किया था किससे? प्रिमिटिव रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से। फ्लास्क जिसमें पानी था, फ्लास्क का वॉल्यूम 5 लीटर है, उस फ्लास्क को इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर से कनेक्ट किया। इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर को कंडेंसर और यू ट्यूब के द्वारा फ्लास्क से कनेक्ट किया। फ्लास्क को क्या माना था?
जिसमें वाटर को बॉयल किया जा रहा था, प्रिमिटिव ओशियन, और इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर को क्या माना था, प्रिमिटिव रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन थी, तो मिलर ने इस इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में भी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को 2:1 रेशियो में फिल किया था। इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो क्या था, 2:1:2 मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इसी सीरीज में रेशियो है 2:1:2। इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में 2 इलेक्ट्रोड भी लगाए थे उन्होंने। जब वाटर को बॉयल किया तो स्टीम इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में पहुंचती है। इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में इलेक्ट्रोड के द्वारा स्पार्क उत्पन्न किया गया। उस स्पार्क से टेम्परेचर हो गया 800 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट करें 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, स्टीम ने आपस में रिएक्शन किया और ये गैसें कंडेंसर से जब पास हुई तब ये लिक्विड फॉर्म में आ गई और जब फ्लास्क में आती हैं तो फिर यहाँ से गैसेस फॉर्म में वापस इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर से रिएक्टेंट का लिक्विड फॉर्म में बॉइलिंग फ्लास्क में पहुंचना और बॉइलिंग फ्लास्क से गैसेस फॉर्म में वापस इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में आना, ये ऑपरिन की प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि ऑपरिन ने ये बताया था कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसें थीं, क्लाउड्स थे, वो क्लाउड्स आपस में टकराते थे, हैवी रेन होती थी और फिर वो हैवी रेन से वाटर प्रिमिटिव ओशन में आता था। जब टेम्परेचर अधिक था तो यहाँ से वापस गैसेस फॉर्म में फिर से प्रिमिटिव रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में जाता था। वही कंडीशन मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में डेवलप करी। मिलर ने 15 डेज़ में जिस फ्लास्क में पानी को बॉयल कर रहे थे उसमें और यू ट्यूब में उन्होंने ग्लाइसिन और दूसरे अमीनो एसिड को प्राप्त कर लिया। जब मिलर के एक्सपेरिमेंट में ग्लाइसिन और अन्य अमीनो एसिड बन गए तो ऑपरिन के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव ओशियन में भी ग्लाइसिन और अन्य अमीनो एसिड बन गए होंगे। मिलर का एक्सपेरिमेंट ऑपरिन की थ्योरी को प्रूफ करता है। इन सिंपल अमीनो एसिड से आगे चलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होंगी, प्रोटीन बनी होंगी, प्यूरिन्स बने होंगे, पैरामिडीन्स बने होंगे और इस तरह से लाइफ की ओरिजिन हुई होगी। मिलर के एक्सपेरिमेंट का नॉमेनक्लेचर, मिलर के एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है उसके नाम भी याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। जिस फ्लास्क में पानी को गर्म किया जा रहा था उसको कंपेयर किया था प्रिमिटिव ओशियन से। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ की ओरिजिन 3 बिलियन BILLION 3 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म की ओरिजिन अर्थ पर 3 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी और इसकी ओरिजिन RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल के, RNA, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल के फॉर्म में हुई थी। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म की ओरिजिन आज से लगभग 2000 मिलियन MILLION मिलियन ईयर्स पहले हुई थी, जो कि सिंगल सेल के फॉर्म में थी। इवोल्यूशन की थ्योरी को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें डार्विन का नाम भी सबसे पहले आता है। डार्विन ने HMS बीगल शिप के द्वारा गैलापागोस आइलैंड पर बर्ड्स की स्टडीज़ की थी। इन बर्ड्स को डार्विन फिंचेस कहा गया। डार्विन ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की थी। डार्विन की बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है।
डार्विन की बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। डार्विन किससे इंस्पायर्ड हुए थे? तो डार्विन माल्थस के द्वारा लिखे गए एसे ऑन पॉपुलेशन को पढ़कर इंस्पायर्ड हुए थे। डार्विन किससे इंस्पायर्ड हुए थे? डार्विन माल्थस के द्वारा लिखे गए आर्टिकल एसे ऑन पॉपुलेशन को पढ़कर इंस्पायर्ड हुए थे। डार्विन की तरह एक साइंटिस्ट और थे, एल्फ्रेड वेलस। एल्फ्रेड वेलस ये भी नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने कहाँ पे वर्क किया था? ये क्वेश्चन आता है कि एल्फ्रेड वेलस ने अपना वर्क कहाँ किया था। तो एल्फ्रेड वेलस ने जो वर्क किया था मेले आर्कीपेलेगो में, MALAY ARCHIPELAGO में इन्होंने अपना वर्क किया था। डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 6 पॉइंट कंसीडर किए थे। पहला था एनॉर्मस फर्टिलिटी, दूसरा था स्ट्रगल, तीसरा था वेरिएशन, चौथा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हालांकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर का है, डार्विन ने इसकी जगह सेक्सुअल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पॉइंट था एडेप्टेशन और फोर्थ पॉइंट था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कई एविडेंसेस भी हैं। तो पहली एविडेंसेस फॉसिल्स की हैं। फॉसिल्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की डायरेक्ट एविडेंस है। ह्यूमन का इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। ह्यूमन की फाइलोजेनी को फॉसिल्स के बेस पर एक्सप्लेन किया गया है। एलिफेंट की फाइलोजेनी को फॉसिल के बेस पर एक्सप्लेन किया गया है। कैमल की फाइलोजेनी को फॉसिल के बेस पर एक्सप्लेन किया गया है। हॉर्स की फाइलोजेनी को फॉसिल्स के बेस पर एक्सप्लेन किया गया है। ह्यूमन का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ह्यूमन की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फॉसिल पर बेस्ड है। और ह्यूमन के फॉसिल्स की एज को डिटरमिन करने के लिए पोटेशियम आर्गन मेथड का यूज़ किया जाता है। ह्यूमन के फॉसिल्स की एज को डिटरमिन करने के लिए पोटेशियम आर्गन मेथड का यूज़ किया जाता है। सबसे अच्छे फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में बनते हैं। फॉसिल्स के बनने को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। फॉसिल्स के द्वारा स्टडी जो की जाती है उसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी के द्वारा भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, पेज नंबर 129 है। हैकेल ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को एम्ब्रियोलॉजिकल बेस पर एक्सप्लेन किया था। हैकेल ने ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी को प्रपोज किया था। हैकेल के अनुसार कि कोई भी एम्ब्रियो अपनी एम्ब्रियोनिक पीरियड में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर्स को रिवाइज करता है। वॉन बेयर ने इसको गलत बताया और वॉन बेयर ने कहा कि कोई भी स्पीशीज़ का एम्ब्रियो अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में अपने एंसेस्टर के एम्ब्रियो के कैरेक्टर को शो करते हैं। वॉन बेयर के अकॉर्डिंग एम्ब्रियो अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में अपने एंसेस्टर के एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर को शो करते हैं। जबकि हैकेल ये कह रहे थे
कि एम्ब्रियो एंसेस्टर के कैरेक्टर्स को, मतलब एंसेस्टर के कैरेक्टर मीन्स एडल्ट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में जिसमें ह्यूमन भी शामिल है, गिल स्लिट्स, वेस्टिजियल गिल स्लिट्स उत्पन्न होती हैं, जबकि एडल्ट में देखा जाए तो सिर्फ फिश में गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, फिश में गिल्स पाए जाते हैं। किसी भी एडल्ट वर्टिब्रेट में ये कैरेक्टर नहीं होता, सिर्फ फिश को छोड़कर। इसलिए वॉन बेयर ने हैकेल के नियम को रिजेक्ट किया था। समझ में आपको आ गया ना? देखिए हैकेल ने क्या था, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। एम्ब्रियो अपनी एम्ब्रियोनिक पीरियड में अपनी एंसेस्टर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वॉन बेयर ने कहा नहीं, एम्ब्रियो अपने एम्ब्रियोनिक पीरियड में अपने एंसेस्टर के एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एम्ब्रियो हैकेल के उसके वॉन बेयर के अकॉर्डिंग, देखिए वॉन बेयर के अकॉर्डिंग क्या है, एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज, एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। इस लाइन को याद रखना, पेज नंबर 129 की लास्ट थर्ड लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के द्वारा भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। होमोलॉगस ऑर्गेन किसे कहते हैं? वो ऑर्गेन, देखिए होमोलॉगस ऑर्गेन डिफरेंट स्पीशीज़ के वो ऑर्गेन जो कि ओरिजिन स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, ऑर्गेन्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन ड्यू टू द हैबिटेट एडेप्टेशन। देखिए वो ऑर्गेन जो कि स्ट्रक्चर ओरिजिन में सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शन में डिफरेंट होते हैं, और फंक्शन में जो डिफरेंट हैं वो हैबिटेट एडेप्टेशन के कारण डिफरेंट हैं। इन ऑर्गेन्स को होमोलॉगस ऑर्गेन कहते हैं और इनके बीच की एफिनिटी को होमोलॉजी कहते हैं। होमोलॉजी भी तीन तरह की होती है, एक होती है फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी। फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी में दो डिफरेंट स्पीशीज़ या जेनरा के बीच होमोलॉजी पाई जाती है। जैसे फोर आर्म ऑफ बैट ह्यूमन बर्ड्स हॉर्स एक्सेट्रा। हॉर्स के, ह्यूमन के, व्हेल के फ्लिपर्स में, बैट के विंग्स में होमोलॉजी पाई जाती है। जिन एनिमल्स में, जिन स्पीशीज़ में होमोलॉजी होती है उनकी ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से होती है, मतलब जिनमें होमोलॉगस ऑर्गेन पाए जाते हैं वो स्पीशीज़ एक ही एंसेस्टर से उत्पन्न हुई हैं और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। मतलब होमोलॉजी शो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉजी शो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मैंने भी आपको बताया कि फोर आर्म मतलब अग्रभुजा, फोर आर्म ऑफ ह्यूमन, फोर आर्म ऑफ हॉर्स, फोर आर्म ऑफ व्हेल और फोर आर्म ऑफ बैट सिमिलर स्ट्रक्चर हैं। इन सभी में ह्यूमरस बोन है, रेडियस अल्ना है, कार्पेल है, मेटाकार्पेल है और फेरेंजेस हैं। इन सब का स्ट्रक्चर चूँकि सेम है इसलिए इन सब की ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुई होगी। तो होमोलॉगस ऑर्गेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, होमोलॉगस ऑर्गेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। बोगनविलिया का थॉर्न और कुकुरबिटा का टेंड्रिल होमोलॉगस ऑर्गेन है। प्लांट में बोगनविलिया का थॉर्न और कुकुरबिटा का टेंड्रिल होमोलॉगस ऑर्गेन में आता है, होमोलॉगस ऑर्गेन में आता है। एनालॉगस ऑर्गेन किन्हें कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गेन उन्हें कहते हैं जो कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन में डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन में सेम होते हैं। वो ऑर्गेन जो फंक्शन में सेम है लेकिन
ओरिजिन और स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं, वो एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। इन ऑर्गन्स के बीच पाए जाने वाली एफिनिटी को एनालॉजी कहते हैं, और जिनमें एनालॉगस ऑर्गन पाए जाते हैं वो स्पीशीज़ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती हैं। जिन स्पीशीज़ में या ऑर्गेनिज्म में एनालॉगस ऑर्गन पाए जाते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। जैसे बैट विंग्स, बर्ड्स विंग, इंसेक्ट विंग्स, ड्रैगन फ्लाई का विंग्स, ये सब एनालॉगस ऑर्गन है। ये सब कैसा ऑर्गन है? एनालॉगस ऑर्गन है। ऑक्टोपस की आइज़ और ह्यूमन आइज़ एनालॉगस ऑर्गन है। पेंगुइन और डॉल्फिन का फ्लिपर, पेंगुइन का फ्लिपर और डॉल्फिन का फ्लिपर एनालॉगस ऑर्गन है, और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बिस्टन बिटुलेरिया। इंग्लैंड में दो प्रकार के मौत पाए जाते हैं, बिस्टन कार्बोनिफेरा और बिस्टन बिटुलेरिया। एक है बिस्टन कार्बोनिफेरा और दूसरा है बिस्टन बिटुलेरिया। देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले फॉरेस्ट में बिस्टन बिटुलेरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि बिस्टन बिटुलेरिया अपने आप को पेड़ों पर उगने वाले लाइकेंस में छिपा लेते थे। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बिस्टन बिटुलेरिया की संख्या बढ़ती चली गई और बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या घट रही थी, क्योंकि बिस्टन कार्बोनिफेरा को इनके प्रीडेटर खा रहे थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तब बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि बिस्टन कार्बोनिफेरा डार्क कलर के थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आसपास का एरिया डार्क होने लगा था। बिस्टन कार्बोनिफेरा अपने आप को इंडस्ट्रीज़ की से निकलने वाले धुएं में छिपा लेते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो धुआं निकलता है उस इंडस्ट्रीज़ की छतें ब्लैक रहती हैं और उसमें ही अपने आप को छिपा लेते थे। तो देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या बढ़ी, बिस्टन बिटुलेरिया की संख्या घटने लगी, क्योंकि प्रीडेटर बिस्टन बिटुलेरिया को खा रहे थे, क्योंकि ये उसको अपने आप को नहीं छिपा पाए। बिस्टन कार्बोनिफेरा ने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एडेप्ट कर लिया। इनमें मेलानिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ गई और ये डार्क कलर के हो गए। डार्क कलर होने के बाद ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, है ना, इंडस्ट्रीज़ के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को ये अडेप्ट कर ले गए। इसीलिए इनकी संख्या बढ़ने लगी और बिस्टन बिटुलेरिया की संख्या घटने लगी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब पुनः फॉरेस्ट डेवलप किया गया, तब बिस्टन बिटुलेरिया की संख्या बढ़ने लगी और बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या घटने लगी। देखिए, बिस्टन बिटुलेरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या बढ़ना
और बिस्टन बिटुलरी संख्या का घट जाना। जब दोबारा से रिफॉरेस्टेशन किया गया, दोबारा से रिफॉरेस्टेशन के बाद बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या घटने लगी और बिस्टन बिटुलेरिया की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि बिस्टन बिटुलेरिया अपने आप को लाइकेन में छिपा लेते थे। ये एग्जाम्पल डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या का बढ़ना और उनमें मेलेनिक पिगमेंट का और अधिक हो जाना इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कहलाता है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कहलाता है। डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। डार्विन फिंचेस में डार्विन फिंचेस बेसिकली सीड ईटर थी। अगर डार्विन फिंचर्स का हम एंसेस्टर देखें तो वो सीड ईटर था। डार्विन फिंचेस डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करती हैं। इंसेक्ट्स या मॉस्किटो का इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाना डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में आता है। इंसेक्ट्स का या पेस्ट का इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट हो जाना डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में आता है। डार्विन फिंचेस एक ही एंसेस्टर से उत्पन्न हुई थी। डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करती हैं। मार्सुपियल एडेप्टिव रेडिएशन, मार्सुपियल एंसेस्टर भी एडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। मार्सुपियल एनिमल्स भी एडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। पेज नंबर 133 पर मार्सुपियल रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल मैमल्स पाए जाते हैं। टेस्मेनियन वॉल्फ, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोला, बैंडिकूट, वॉम्बैट, कंगारू, मार्सुपियल रैट, बैंडेड आंट ईटर, टाइगर कैट, इन सब की ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के द्वारा हुई है और ये एडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। एक बार फिर सुनिए, ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल मैमल्स एडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। टेस्मेनियन वॉल्फ, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोला, बैंडिकूट, वॉम्बैट, कंगारू, मार्सुपियल रैट, बैंडेड आंट ईटर और टाइगर कैट, ये सब एक ही एंसेस्टर से उत्पन्न हुए हैं और ये एडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स के बीच होता है। पेज नंबर 134। प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं, जैसे मोल और मार्सुपियल मोल, मोल और मार्सुपियल मोल, आंट ईटर और नम्बैट आंट ईटर, आंट ईटर और नम्बैट NUMBAT आंट ईटर, माउस मार्सुपियल माउस, माउस मार्सुपियल माउस, लीमर स्पॉटेड ससस, लीमर स्पॉटेड कसकस CUS, इसे मिलाएं, लीमर और स्पॉटेड कसकस CUS, फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फ्लेंजर, फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फ्लेंजर, बॉबकैट, टेस्मेनियन टाइगर कैट, बॉबकैट और टेस्मेनियन टाइगर कैट, वॉल्फ, टेस्मेनियन वॉल्फ, वॉल्फ, टेस्मेनियन वॉल्फ। डाइवर्जेंट में देखिए आप, मोल आंट ईटर माउस, मोल आंट ईटर माउस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। फिर देखिए, मोल आंट ईटर माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्वायरल, बॉबकैट, वॉल्फ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं।
इसी तरीके से तस्मीनियन वॉल्व, तस्मीनियन टाइगर कैट, फ्लाइंग फ्रेंजर्स, स्पॉटेड कस्कस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। मार्सुपियल मोल, नॉम्बैट माउस, स्पॉटेड कस्कस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। देखिए मार्सुपियल मोल ये शो करते हैं कन्वर्जेंट को, ठीक है। बॉब कैट, तस्मेनियन टाइगर कैट, ये दोनों शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। लीमर, फ्लाइंग स्क्वायरल, बॉब कैट ये शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। देखिए हॉरिजॉन्टल में कन्वर्जेंट है और वर्टिकल देखेंगे तो डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दो हैं, नंबर 1 ब्रांचिंग डिसेंट, नंबर 2 नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। लेमार्क की बुक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजी। लेमार्क की बुक का नाम क्या है? फिलोसफिक जूलॉजी। डार्विन की थ्योरी की दो की कंसेप्ट्स हैं, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। डियर स्कॉलर्स, इवोल्यूशन चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट अगली वीडियो में होगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।